वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो एंशियंट इंडिया में क्या एजुकेशन सिस्टम था, कैसे वहाँ पर एजुकेशन दी जाती थी। तो इसमें वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन और मुस्लिम एजुकेशन को कवर किया जाएगा। मेनली इस वीडियो में हम कवर करेंगे वैदिक एजुकेशन को। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए, देन हम जो है मुस्लिम एजुकेशन को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वैदिक एजुकेशन के बारे में जानेंगे। वैदिक एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर एक चार्ट जो है प्रेजेंट करता है कि इन एंशियंट एजुकेशन जो है सिस्टम क्या था इंडिया में। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया की बात करें तो यहाँ पर प्री इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो है पीरियड में इसको कैटेगराइज किया गया है। तो 1947 से पहले क्या सिनेरियो था एजुकेशन का इंडिया में, और 1947 के बाद में क्या सिनेरियो रहा है, इन सारी जो है चीज़ों के बेसिस पर यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया गया है। तो एजुकेशन ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस यानी कि एंशियंट इंडिया में क्या एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें दो कैटेगराइजेशन है यहाँ पर। फर्स्ट वन इज़ वैदिक एजुकेशन एंड सेकंड वन इज़ बुद्धिस्ट एजुकेशन। दो जो है एंशियंट इंडिया में कवर किए जाते हैं। देन मेडिवल पीरियड में जो है एजुकेशन की क्या कंडीशन थी वो बताया गया है। इसी को मुस्लिम एजुकेशन या इस्लामिक एजुकेशन के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद ब्रिटिश एजुकेशन पीरियड बताया गया है यहाँ पर। देन जो सेकंड कैटेगराइजेशन है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का है यहाँ पर एजुकेशन के लिए, जिसमें कमीशंस और पॉलिसीज़ आई थी। तो पहला कमीशन यहाँ पर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हो जाता है, जो कि 1948 में आया था। देन सेकंड एजुकेशन कमीशन है यहाँ पर इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो कि 1964 में आया था यहाँ पर। फिर एजुकेशन पॉलिसीज़ आती हैं यहाँ पर। NEP 1968 आ जाती है, NEP 1986 आ जाती है। इसी में जो है MOA आता है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो कि जो है 1902 में आया था। इस तरह से यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि क्या हायरार्की रही है एजुकेशन सिस्टम की इंडिया में, और पहले कैसा एजुकेशन सिस्टम था यहाँ पर, और आज के टाइम पर नाउ अ डेज क्या जो है एजुकेशन का सिस्टम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वैदिक एजुकेशन से। वैदिक एजुकेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1500 BC से लेकर 600 BC तक का रहा है यहाँ पर। वैदिक एजुकेशन इतने ड्यूरेशन तक यहाँ पर इलाज करती है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वैदिक एजुकेशन पूरी तरह से वेदास पर बेस्ड थी। जो 4 वेद हैं इंडिया के, उसी पर बेस्ड थी वैदिक एजुकेशन यहाँ पर। वैदिक एजुकेशन जो है एंशियंट इंडिया में एक तरह से अपलिफ्टमेंट का काम किया है इसने सोसाइटी के लिए, और ओवरऑल डेवलपमेंट किया है, एडवांसमेंट जो है दी है लोगों को यहाँ पर। तो इस तरह से वैदिक एजुकेशन का जो इम्पैक्ट रहा है एंशियंट इंडिया में, वो सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, इसके स्टेटस को बढ़ाने के लिए और लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत इनिशियल रोल प्ले किया है इसने। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है कि वैदिक एजुकेशन जो है एक तरह से होली ड्यूटी मानी जाती थी यहाँ पर ब्राह्मण की। ब्राह्मण बिना किसी जो है इंटरचेंज के, बिना किसी एक्सचेंज के यहाँ पर उनकी ये होली ड्यूटी थी कि वो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। देन एजुकेशन यहाँ पर एक तरह से कन्फाइनमेंट थी अपर कास्ट के लिए, और उनके लिए जो है ब्रह्मचारी कहा जाता था। यहाँ पर जो लोग होते थे उनको ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता था, और इसमें 4 स्टेजेस होती थी यहाँ पर ब्रह्मचारी की, जिसमें से सेकेंड फेज को ही ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाने लगा। और उसके बाद ये जो सेकेंड फेज होती थी ब्रह्मचारी की, इसको एक तरह से हम लर्निंग पीरियड के नाम से जानते थे, और इसमें जो है अक्वायर किया जाता था स्किल्स का। तो जो बच्चे पढ़ने चाहते थे उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था, और ये ऐसा टाइम था जिसमें जो है वो नॉलेज गेन करते थे, लर्निंग को अपनी इन्हेंस करते थे। इस तरह से यहाँ पर वैदिक एजुकेशन के बारे में बताया गया। वैदिक एजुकेशन जो है या अपर कास्ट के लोग ही प्रोवाइड कर सकते थे, या तो वो ब्राह्मण होते थे और या फिर क्षत्रिय होते थे, जो लोगों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। ये एक तरह से यूनिक सिस्टम था यहाँ पर इंडिया में एजुकेशन के लिए। और यहाँ पर जो भी एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड की जाती थी वो गुरुकुल में प्रोवाइड की जाती थी। गुरुकुल जो सिचुएटेड होते थे वो किसी न किसी नदी के किनारे सिचुएटेड होते थे, मतलब गाँव की बस्ती से या जो है टाउन की बस्ती से अलग होते
होते थे जहाँ पर एक शांतिपूर्ण माहौल होता था, वहाँ पर लोगों को जो है शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल एक तरह से जो है गुरु का ही घर होता था, जिसमें लोग रहते थे, बच्चे रहते थे, स्टूडेंट वहाँ पर, ब्रह्मचारी जिनको कहा जाता था, और वहीं पर वो जो है अपने गुरु से शिक्षा लेते थे। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है टाइप्स ऑफ वेदास। वेदास कितने टाइप के होते थे यहाँ पर? वेदों की अगर हम बात करें तो वेद जो वर्ड है, वेदास मीन्स टू नो। वेद का मतलब ही हो जाता है कि जानकारी लेना। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है इंडियंस के लाइफ में। वेद जो है लोगों को बताते हैं कि उन्हें कैसे सरवाइव करना है, उनके लाइफ में कौन-कौन सी स्टेजेस होती हैं, उन्हें कैसे जो है म्यूज़िक में इंटरेस्ट होना चाहिए, कैसे वो प्रेज़ कर सकते हैं गॉड को, या कोई बीमारी है तो उससे कैसे डील करें। तो इन सारी चीज़ों की जो नॉलेज मिलती थी इंडियंस को, वो उनके वेदों से ही मिलती थी। उसमें जो हिम्स होते थे, हिम्स यानी कि पोएम जो होती थी, और जो सॉन्ग होते थे उनसे मिलती थी। उसके बाद जो वर्सेस होते थे वेदास में, उनसे जो है उन्हें नॉलेज मिलती थी। वर्सेस का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि जो छंद और पद्य लिखे गए थे उनसे। वेदास का कैटेगराइजेशन देखें तो यहाँ पर 4 तरह के वेदास थे। पहला वेद हो जाता है यहाँ पर ऋग्वेद, देन सेकंड है सामवेद, थर्ड है यहाँ पर यजुर्वेद, और फोर्थ है यहाँ पर अथर्ववेद। इस तरह से 4 तरह से कैटेगराइज़ किया गया था वेदों को। फर्स्ट वेद यहाँ पर ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद को अगर हम डिफाइन करना चाहें यहाँ पर, तो ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर माना जाता था वर्ल्ड का। यहाँ पर ऋग्वेद में यहाँ पर हम देखें तो सब सब्सिक्वेंट नॉलेज थी। एक तरह से ये फाउंडेशनल जो है नॉलेज प्रोवाइड करता था लोगों को। यहाँ पर 1028 हिम्स थे और 10,522 वर्सेस थे ऋग्वेद में, जिसमें जो है 1028 सॉन्ग्स यानी कि इंक्लूड थे, और 10,522 यहाँ पर छंद को इंक्लूड किया गया था। इस तरह से ये डील करता था लाइफ के स्टेजेस को बताने के लिए लोगों को। ऋग्वेद में मेनली डिफाइन किया गया है कि क्या 4 स्टेजेस होती हैं एक मानव जीवन में, जिसमें से पहली स्टेज होती है सेलिबेसी की, सेकंड स्टेज यहाँ पर फैमिली लाइफ होती है, थर्ड स्टेज यहाँ पर फॉरेस्ट लाइफ, और फोर्थ स्टेज इसमें से रिनंसिएशन की होती है। इस तरह से 4 स्टेजेस में उन्होंने कैटेगराइज कर दिया था ऋग्वेद के द्वारा। ऋग्वेद यहाँ पर कंटेन करता है ऐसे जो है डिवोटीज को, जिसमें जो है गॉड को प्रेज किया जाता था। इसमें इंद्र, अग्नि, रुद्र और 2 तरह के अश्वनी गॉड आते थे, वरुण, मारुति, सावित्रु और सूर्य को प्रेज़ किया जाता था। इस तरह से इन गॉड को प्रेज़ भी किया जाता था यहाँ पर। यहाँ पर कुछ हिम्स थे, पोएम्स थी, जिनसे जो है गॉड को प्रेज़ किया जाता था। जब लोगों को गॉड को प्रेज़ करना होता था, तो इन सारे हिम्स या वर्सेस के थ्रू जो है लोग इनका उच्चारण करके ही गॉड को प्रेज़ करते थे। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड वेद आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में हम देखेंगे क्या होता है, तो इसमें जो है मेनली दिखाया गया है कि सैक्रिफाइसेस कैसे किए जाते हैं, सैक्रिफाइसेस का क्या प्रोसीजर होता है यहाँ पर। इसमें मेनली 1984 जो है वर्सेस दिए गए हैं, छंद और पद्य दिए गए हैं यहाँ पर। यजुर्वेद जो है वो मेनली जो है यहाँ पर कंटेन करता है डिफरेंट रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस को, जो कि जो है स्पेसिफाई करते हैं गॉड को। यहाँ पर यजुर्वेद में मेनली एक्सप्लेन किया गया है ऑफरिंग्स को। जैसे यहाँ पर यज्ञ किया जाता है, अग्नि के थ्रू जो है हम अर्पण करते हैं गॉड को, जो भी ऑफरिंग्स देते हैं गॉड को, उनसे जो है गॉड को प्रेज़ करते हैं, अपनी मान्यताओं को पूरा कराते हैं। तो ये सारे जो प्रोसीजर हैं, ये सारे जो सैक्रिफाइसेस हैं, वो हमें यजुर्वेद के द्वारा बताए गए हैं। यजुर्वेद में मेनली यहाँ पर जो है ऐसे कंटेंट्स, ऐसे रिचुअल्स, ऐसे सैक्रिफाइसेस को बताया गया है, जिससे हम जो है मंत्रों के द्वारा गॉड को जो है प्रेज़ कर सकते हैं। मंत्रों का यूज़ करके गॉड को ऑफरिंग्स दे सकते हैं और अपने जो है मान्यताओं को पूरा करा सकते हैं वहाँ पर। ये जो भी अग्नि के थ्रू, हवन के थ्रू हम जो हवन करते हैं और उसमें जो है स्वाहा करते हैं, तो इस तरह से उसके थ्रू हम जो है गॉड तक अपनी ऑफरिंग को पहुंचा रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई यजुर्वेद के द्वारा। इसके बाद थर्ड नंबर पर वेद जो आता है वो सामवेद हो जाता है।
सामवेद में क्या बताया गया है, साम जैसा कि वर्ड से ही कंटेन करता है यहाँ पर मीनिंग, कि सॉन्ग से इसका मतलब होता है। सॉन्ग वो सारे वर्सेस, वो सारे छंद और पद्य उसमें लिखे गए हैं जो कि गाए जा सकते हैं। यहाँ पर जो है साम में मेनली 1875 वर्सेस को इंक्लूड किया गया है। सामवेद एक इम्पॉर्टेंट वेद हो जाता है यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री में। अगर हम इंडियन म्यूज़िक को देखें तो उसके नज़रिए से भी सामवेद बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साम का मतलब ही होता है सॉन्ग से, तो इसमें ऐसे सारे चीज़ों को इंक्लूड किया गया है जिनको हम गा सकते हैं। इसमें मेनली 7 तरह के रूट नोट्स बताए गए हैं म्यूज़िक के लिए, जिसमें सा रे गा मा पा धा नी आता है यहाँ पर। तो क्लासिकल म्यूज़िक का अगर ओरिजिन देखें हम तो यहाँ पर सामवेद से हुआ है। सामवेद जो है क्लासिकल म्यूज़िक जो आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करता है, उसका भी जो है ओरिजिन कंटेन करता है यहाँ पर। तो म्यूज़िक के जो है नज़रिए से अगर हम देखें तो सामवेद बहुत इम्पॉर्टेंट वेद हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पर 4th नंबर पर वेद आ जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में अगर हम देखें तो ये मेडिकल साइंसेज से जो है डील करता है। इसमें 5977 वर्सेस यानी कि छंद इंक्लूड किए गए हैं यहाँ पर। इसमें ऐसी जो है रिचुअल्स को बताया गया है जिससे हम सांसारिक सुखों को जो है भोग कर सकते हैं और अपनी जो भी हमारी पीड़ाएं हैं, जो भी रोग हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसे डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं अथर्ववेद में जिनके द्वारा जो है हम जो भी डिसीज़ेज़ हैं, जो भी रोग हुए हैं, उनको उनके बारे में जान सकते हैं, उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उनके इफ़ेक्ट को कैसे हटाया जा सकता है। ये सारे डिस्क्रिप्शन हमें अथर्ववेद में मिलते हैं। अथर्ववेद मेडिकल साइंस से डील करता है। अथर्ववेद मॉडर्न हिस्ट्री में या मॉडर्न सोसाइटी में बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होता है, क्योंकि आज के टाइम पर इन सारे जो है रोगों के बारे में जानना, इन सारे डिसीज़ के बारे में जानने के लिए और इनके क्योर के बारे में जानने के लिए, इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को हमें अथर्ववेद की ज़रूरत पड़ती है। अथर्ववेद मेनली जो है कई सारे लैंग्वेजेस में लिखा गया है। इसमें जो है कई सारे वर्डली लैंग्वेजेस के थ्रू इसको ट्रांसलेट किया गया है। नेक्स्ट हियर वी आर गोइंग टू कवर अबाउट नेचर ऑफ वैदिक एजुकेशन। नेचर ऑफ वैदिक एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो एक तरह से वैदिक एजुकेशन सोर्स ऑफ लाइट था यहाँ पर लोगों के लिए, क्योंकि वैदिक पीरियड में लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो जब वैदिक एजुकेशन आया, एंशियंट टाइम पर जब वैदिक एजुकेशन आया, तो वो एक तरह से लोगों के लिए जानकारी का स्रोत बन गया था। तो इस तरह से इसको बताया गया कि ये लोगों के लिए जो है सोर्स का नॉलेज है यहाँ पर। नॉलेज सोर्स का यहाँ पर नॉलेज हो जाता है और इस तरह से यहाँ पर मैन जो है हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है, उसके बारे में सोच सकता है, अपनी जो है थिंकिंग को ब्रॉड कर सकता है यहाँ पर। तो इस तरह से वेदास में हर एक ज्ञान को जो है इंक्लूड किया गया और मैन को उससे हर चीज़ को समझाया गया। वेदास के थ्रू जब लोग वेदों का अध्ययन करने लगे तो वो हर एक चीज़ के बारे में समझने लगे, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो जो है गॉड के लिए ऑफरिंग्स हो या अपने जीवन की चारों स्टेजेस हों। तो इस तरह से यहाँ पर लोग वेदों का अध्ययन करने लगे और अपने जीवनचर्या को, अपने डेली रूटीन को समझने लगे। नेक्स्ट नेचर आ जाता है वैदिक एजुकेशन का, कि ये एक तरह से नॉलेज ऑफ थर्ड आई है यहाँ पर, कि एजुकेशन जो है वो नॉलेज से ही आता है, शिक्षा जो है हमें ज्ञान से ही प्राप्त होती है, ऐसा वेदों का कहना था। तो यहाँ पर जो वैदिक एजुकेशन था वो एक तरह से लोगों की थर्ड आई था यहाँ पर, जिससे जो है एक तरह से प्रोटेक्ट करता था। वैदिक एजुकेशन लोगों को नॉलेज जो है प्रोवाइड करता था, जैसे कि एक माँ बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड करती थी, और ऐसे ही इंस्पायर करता था बच्चों को, जैसे कि एक फादर अपने बच्चे को इंस्पायर करता है। नेक्स्ट, वैदिक एजुकेशन को एजेंसी ऑफ इम्प्रूवमेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की दिनचर्या में भी इम्प्रूवमेंट किए गए, उनको पूरी तरह से सिविलाइज बनाया गया, कल्चर रिफॉर्म्ड उनमें जो है लाए गए, उन्हें अपने मोरल्स से, वैल्यूज़ से जो है ह्यूमन वैल्यू को कैसे जो है इनकरेज करना है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बताई गई लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पर नॉट मेयरली बुक लर्निंग। बुक लर्निंग का मतलब हो जाता है कि इसमें ये सारी जो नॉलेज थी, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन थे वो सिर्फ बुक में ही नहीं थे, बल्कि वहाँ पर जो गुरु होते थे, जो पारिषद में जो है गुरु होते थे, वो सारे जो है नॉलेज को स्प्रेड करते थे पूरी सोसाइटी में।
इस तरह से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाती थी वो यहाँ पर एक ओपन बुक के तौर पर दी जाती थी। यहाँ पर लोगों को सिर्फ बुक में ही समेट कर नहीं रखा गया था। देन फ्री एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, यहाँ पर जो एजुकेशन थी वो पूरी तरह से फ्री थी। लोगों से, बच्चों से यहाँ पर कुछ भी चार्ज नहीं किया जा सकता था उसके लिए। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण्स थे उनकी एक ये होली ड्यूटी हुआ करती थी कि वो स्टूडेंट्स को जो है शिक्षा दें, लोगों को शिक्षा दें यहाँ पर, और उसके द्वारा ही लोगों को सिविलाइज बनाएं, उनमें कल्चरल रिफॉर्म लाएं, सोसाइटी को एक जो है अपलिफ्टमेंट दें। तो इस तरह से यहाँ पर इनकी ये होली ड्यूटी हुआ करती थी। नेक्स्ट आएंगे हम, वैदिक एजुकेशन कब से कब तक अलाउ की जाती थी लोगों को, वो जानेंगे यहाँ पर। वैदिक एजुकेशन के लिए जो एज अलाउ थी वो 8 ईयर्स के बच्चे जब ब्राह्मण्स के होते थे तब उनको वैदिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। 11 ईयर तक के बच्चे जब हो जाते थे क्षत्रिय की तब उनको वैदिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। और 12 ईयर के बच्चे जब वैश्य के हो जाते थे तो यहाँ पर उनको वैदिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। तो एजुकेशन स्टार्ट ही इतने एज के बाद की जाती थी इन बच्चों की। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, तो इसका मेनली ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना पीपल्स का। यहाँ पर जितने भी पीपल्स या स्टूडेंट हुआ करते थे उनमें हम फिजिकली जो है उनको डेवलप करते थे और उनका जो है इंटेलेक्चुअल भी डेवलपमेंट हुआ करता था। तो इसमें जो ब्रह्मचर्य होते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था बच्चों को 25 तक की एज के लिए, और उनमें एक स्ट्रॉन्ग बॉडी जो है बिल्डअप की जाती थी। क्योंकि ये पहले ही वैदिक इंडिया में कहा जाता था कि एक स्ट्रॉन्ग माइंड सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बॉडी में ही जो है रिलाई कर सकता है। तो इस तरह से जब बच्चे का जो है फिजिकल डेवलपमेंट होगा, फिजिकली वो फिट होगा, तो वो इंटेलेक्चुअली या मेंटल लेवल पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह से वो अपने एजुकेशन के लिए अपना 100% एफर्ट दे सकता है यहाँ पर। देन नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि मोरालिटी को डेवलप करना था, स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करना था जो है एजुकेशन के थ्रू पीपल्स में। तो वैदिक एजुकेशन ने ऐसा रोल प्ले किया जिसमें एजुकेशन के थ्रू ही बच्चों में जो है मोरल वैल्यूज़ को कंडक्ट किया गया और स्पिरिचुअलिटी को अपलिफ्टमेंट दिया गया यहाँ पर। देन नेक्स्ट जो है थर्ड ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि गुरुकुल जो है एम्फसाइज करते हैं यहाँ पर नॉलेज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए बच्चे को, और उन्हें ऐसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस देने चाहिए कि बच्चा अपने नॉलेज को जो है इंक्रीज कर सके। देन फोर्थ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि वैदिक एजुकेशन जो था उसने प्रिजर्वेशन किया, अपने कल्चर को भी जो है रखा, और उस कल्चर को जो है पूरी सोसाइटी में, पूरे क्षेत्र में जो है उसका स्प्रेड भी किया। तो इस तरह से कल्चर को बढ़ावा भी दिया जाता था यहाँ पर, क्योंकि जो गुरु थे वो बच्चों को, पीपल्स को जो है यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में बताते थे। फिर वो जो स्टूडेंट थे वो जाकर जो है जब भिक्षा मांगने गए जैसे वहाँ पर लोगों से, तो वहाँ पर वो जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, या आगे बढ़े तो अपने जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रिजर्वेशन और स्प्रेड आउट किया गया यहाँ पर कल्चर को। फिफ्थ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि प्रमोशन किया गया सोशल वेलफेयर का भी, सोशल एफिशिएंसी का भी, और हैप्पीनेस का भी। तो लोगों को खुश रखने पर यहाँ पर जो है एम्फेसाइज किया गया था वैदिक एजुकेशन में, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी लोगों को कि नेक्स्ट जनरेशन जो आए उसमें जो है नॉलेज को और इंडस्ट्रीज़ को और प्रोफेशन को जो है बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन की बात की जाने लगी थी कि लोगों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो उनके काम आ सके। देन यहाँ पर कैरेक्टर बिल्डअप किया गया, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किया गया वैदिक एजुकेशन में, क्योंकि यहाँ पर जो गुरुकुल और पार्षद में जो शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, वो ऐसी ही शिक्षा दी जाती थी कि उनका जो है कैरेक्टर फॉर्मेशन हो सके, उनकी पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोविज़न आ जाता है कि वैदिक एज में कैसे जो है शिक्षा को दिया जाता था। तो मोर जो है एम्फेसाइजर रहता था सत्यम शिवम सुंदरम के फॉर्म में जो है लोगों को एजुकेशन दी जाती थी। सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया कि बच्चे खुद से जो है स्टडी करें यहाँ पर, और वुमेन एजुकेशन को यहाँ पर सपोर्ट किया गया था। मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो गुरुकुल मेथड को अपनाया गया, यहाँ पर ओरल मेथड को अपनाया गया कि गुरु जो है बच्चों को शिक्षा देते थे लेक्चर के फॉर्म में, श्रवण मनन और
और निधि ध्यासना के फॉर्म में भी यहाँ पर टीचिंग की जाती थी। श्रवण का मतलब है कि बच्चे यहाँ पर सुनते थे, मनन का मतलब है कि उसमें चिंतन करते थे, थिंकिंग करते थे, निधि ध्यासना का मतलब है मेडिटेशन के थ्रू जो है अपने विचारों को बढ़ावा देते थे। तो देन यहाँ पर करिकुलम क्या जो है अपनाया जाता था, उसकी बात कर लेते हैं। तो करिकुलम में मेनली यहाँ पर वेदास और वैदिक लिटरेचर को अपनाया गया था, वेदांगनास को अपनाया गया, लॉजिक्स मतलब कि रीज़न क्या होता है हर एक चीज़ के पीछे। देन स्कीम ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, यहाँ पर शिल्प विद्या को भी बढ़ावा दिया गया था। करिकुलम में फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा दी जाती थी बच्चों को। प्रोफेशनल एवं टेक्निकल सब्जेक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे बच्चों के लिए, जिसमें जो है एस्ट्रोनॉमी आ जाता है, यहाँ पर सर्जरी, मेडिकल साइंस और यहाँ पर मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इन सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया था। धर्म के बारे में भी यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, धर्म को इंक्लूड किया गया था। मेडिटेशन एवं स्टूडेंट सेंटर्ड यहाँ पर टीचिंग की जाती थी। इस तरह से ये करिकुलम हो जाता था यहाँ पर वैदिक एजुकेशन के लिए। ड्यूरेशन की बात करें अगर एजुकेशन की, तो यहाँ पर जो एजुकेशन का ड्यूरेशन था वो 3 तरह से कैटेगराइज किया गया। जब 24 तक की एज के लिए यहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, यानी कि एक जो वेद था उसको 12 साल तक के लिए यहाँ पर उसकी शिक्षा दी जाती थी। तो अगर 24 एज तक बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको वासु कहा जाता था। 36 तक की एज तक के लिए बच्चे अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनको रुद्रा कहा जाता था। और 48 तक की एज के लिए अगर बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उन्हें आदित्य कहा जाता था। यहाँ पर जो टीचिंग टाइम था वो 7 to 8 आवर्स था पर डे के लिए। और इसके बाद गुरुकुल और आश्रम जो होते थे वो रिवर के पास ही सिचुएटेड होते थे, रिवर बैंक्स पर या उनके साइड में जो है सिचुएटेड होते थे, जहाँ पर स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाती थी अपने गुरु के द्वारा। टीचर्स कैसे होते थे यहाँ पर, तो टीचर या आचार्य की बात करें अगर, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो ना सिर्फ जो है यहाँ पर एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे, बल्कि बच्चों का जो है कैरेक्टर फॉर्मेशन करेंगे और जो है उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करेंगे उसी गुरुकुल में, उसी आश्रम में। तो इसके बाद स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ब्रह्मचारिण कहा जाता था यहाँ पर स्टूडेंट्स को। और ये पूरी तरह से नॉलेज को गेन करने के लिए ही यहाँ पर आते थे। इनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हमें नॉलेज को लेना है यहाँ पर। देन उपनिषद में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है ब्रह्मचारिण्स के बारे में, यानी कि इन स्टूडेंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और इनकी क्वालिटीज़ को बताया गया कि ये बहुत काम, पेशेंसफुल और सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए यहाँ पर, और सेल्फ डिनाइंग होने चाहिए। देन ड्यूटीज़ ऑफ टीचर की बात करें तो यहाँ पर जो गुरु थे उनकी ड्यूटी थी कि वो बच्चों की क्यूरियोसिटी को, बच्चे के जो है नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। देन यहाँ पर सेकंड ड्यूटी हो जाती थी टीचर्स की कि वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही जो है उन्हें फुल प्रोटेक्शन में रखकर तब उनकी लर्निंग को इन्हांस करेंगे, लर्निंग को जो है इंक्रीज़ करेंगे। देन गुरु की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी कि वो बच्चे को उनके सेम मैनर में प्रोटेक्ट करेंगे जैसे कि एज अ फादर जो है बच्चे को प्रोटेक्ट किया जाता है। देन यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता था गुरु के द्वारा बच्चे का, उनकी पर्सनैलिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता था यहाँ पर गुरुकुल में। तो इस तरह से वैदिक एजुकेशन में ये टीचर की ड्यूटीज़ थी। तो वैदिक एजुकेशन में उपनयन संस्कार के बाद ही बच्चे जो है एजुकेशन के लिए तैयार होते थे, गुरु के जो है गुरुकुल में जाकर शिक्षा लेने के लिए तैयार होते थे। यहाँ पर सबसे पहले उनका उपनयन संस्कार किया जाता था यहाँ पे। और टीचिंग और लर्निंग सेंटर्स कैसे होते थे वैदिक एजुकेशन के टाइम पर, तो 3 तरह से कैटेगराइज किया है इनको डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने। यहाँ पर पहला गुरुकुल हो जाता है। गुरुकुल वो प्लेस होता है जहाँ पर बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ में आते थे 9 ईयर्स, 5 to 9 ईयर्स के बीच में, और यहाँ पर वो उपनयन संस्कार को करके तब आया करते थे। 5 से 9 साल की उम्र के बच्चे यहाँ पर आया करते थे उपनयन संस्कार होने के बाद में, और ये गुरु का ही घर होता है था जिसको गुरुकुल कहा जाता था। उसी में जो है बच्चे रहकर अपने गुरु की सेवा करते थे और उनसे जो है शिक्षा ग्रहण किया करते थे। परिषद की बात करें यहाँ पर, तो परिषद का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर कई सारे टीचर्स मिलकर, जब 2 से ज़्यादा टीचर्स मिलकर यहाँ पर शिक्षा देते हैं तो उसको हम पार्षद कहते हैं यहाँ पर। तो गुरु की संख्या यहाँ पर ज़्यादा हुआ करती थी जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को बच्चों को पढ़ाया करते थे यहाँ पर।
तो यहाँ पर पार्षद में जो है 20 ब्राह्मण टीचर्स जो है हो सकते हैं। सबसे पहला जो पार्षद स्थापित किया गया था फर्स्ट सेंचुरी CE में तमिलनाडु में ये किया गया था संगम परिषद के नाम से। सम्मेलन नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर टीचिंग लर्निंग सेंटर के नाम से, जो R.K. मुखर्जी ने यहाँ पर कैटेगराइज किया है। सम्मेलन क्या होता था? सम्मेलन का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो है पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है लोग इकट्ठा होते थे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आज के तौर पर हैं उन्हीं को सम्मेलन कहा जाता था। तो यहाँ पर जो है अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड भी प्रोवाइड किए जाते थे स्कॉलर्स को यहाँ पे। तो इस तरह से जो है लर्निंग सेंटर्स हुआ करते थे। उसके बाद वुमेन एजुकेशन की बात करें वैदिक एजुकेशन में, तो वुमेन एजुकेशन के लिए यहाँ पर बताया गया कि वुमेन्स को जो है पूरी तरह से छूट थी। यहाँ पर वुमेन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे मेन के जो है कंपैरिजन में, और यहाँ पर उपनयन संस्कार भी किया जाता था गर्ल्स का भी। तो इस तरह से जो है वुमेन्स और मेंस के यहाँ पर इक्वल राइट्स थे। काफ़ी सारी संहितास जो है ऋग्वेद के वुमेन्स के द्वारा कंपोज किए गए हैं यहाँ पर। तो वुमेन्स ने वेदास में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इस तरह से यहाँ पर मेल और फीमेल जो थे उनमें किसी भी तरह का डिस्टिंक्शन, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था गुरुकुल में। नेक्स्ट अगर मैरिड और डिमेरिड की बात करें तो वैदिक एजुकेशन की मेरिट्स में आ जाता है कि इसमें जो है ह्यूमन लाइफ का, ह्यूमन पीपल्स या स्टूडेंट का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता था। उनका फिजिकल एवं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट किया जाता था। उनको ऐसी नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी जो कि साइंसेस पर बेस्ड थी, इंटरनल डिसिप्लिन को जो है रेगुलेट करने के लिए बेस्ड थी। स्पिरिचुअल एजुकेशन बच्चों को दी जाती थी जिससे कि उनकी पर्सनालिटी एवं कैरेक्टर को बिल्डअप किया जा सके। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता था और बच्चे और जो है टीचर के बीच में, यहाँ पर पीपल और टीचर के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप हुआ करता था जिससे कि बच्चे हर एक चीज़ जो है स्टूडेंट को कह सकते थे। यहाँ पर उनको एज अ फादर जो है प्रोटेक्ट किया जाता था टीचर्स के द्वारा। देन डिमेरिट्स की बात करें अगर वैदिक एजुकेशन की, तो ये फुल्ली जो है डोमिनेटेड थी धर्म पर, रिलीजन के द्वारा। अनटचेबिलिटी यहाँ पर डिजिग्नेट की गई थी शूद्राज के थ्रू। और यहाँ पे जो है जितने भी जो है शास्त्र थे वो लिखित चीज़ों को ही मानते थे, जो कि जो है पूरी तरह से गलत था। इस तरह से ये डिमेरिट्स हो जाती हैं। ये पूरी तरह से जो है वैदिक एजुकेशन जो है रिलीजन पर ही बेस्ड हुआ करती थी। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आ जाता है कि कंट्रीब्यूशन क्या है वैदिक एजुकेशन का मॉडर्न एजुकेशन के लिए। तो आज के टाइम पर अगर हम देखें तो वैदिक एजुकेशन हमें हेल्पफुल रही है कि हमें जो है आइडियलिज्म पर भरोसा है। आइडियलिज्म और आइडियल थॉट्स, आइडियल लाइफ जीने के लिए लीड करती है वैदिक एजुकेशन। देन डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए जो है वैदिक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और पीपल और टीचर के बीच में यहाँ पर एक कॉर्डियल रिलेशनशिप को बिल्डअप करती है। ये यहाँ पर पीपल हो जाएगा, PUPIL। छात्रों की बात की जा रही है यहाँ पर। सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग पर जो है भरोसा करते थे यहाँ पर। तो ये एक जो है मोटो हो जाता है यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन के लिए। टीचिंग मेथड्स की बात करें तो इसमें श्रवण मनन एवं निधि ध्यासना का जो है 3 मेथड्स को दिया गया था, जो कि आज के टाइम पे भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जाता था बच्चों का। डेमोक्रेटिक अप्रोच थी यहाँ पर, बच्चों की भी सुनी जाती थी, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग ही उन्हें शिक्षा दी जाती थी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी स्टूडेंट्स को। और फ्री और यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए जो है अपलिफ्टमेंट किया गया था वैदिक एजुकेशन के द्वारा, जो कि आज के मॉडर्न टाइम पे भी ज़रूरी हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वैदिक एजुकेशन। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।